हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। मेरा नाम है विराट और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 12 का। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखे थे कि चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या होता है, और कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के हम लोग ने दो कंडीशन देखे थे। एक था जब उसके एक एक्सिस में किसी पॉइंट में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए थे, और दूसरा था हम लोग ने एक उसके सेंट्रॉइड से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, उसके किसी पॉइंट में हम लोग ने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए थे, और हम लोग ने देखे थे टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग सबसे पहले एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है। अब जैसे हमको पता है कि मान लो कि कोई एक मैंने एरिया कंसीडर किया है, ठीक है, मैंने ये एक एरिया कंसीडर किया है। अब हम लोग आज तक समझे हैं कि एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और ये बात सही भी है कि जो एरिया होता है इसकी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं चार्जेस की स्टडी में, तो हम लोग को इस एरिया को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में शो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, अगर मेरे पास सरफेस है, अगर मेरे को बताना है कि प्लेन जो है, एरोप्लेन जो होता है वो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको अप डायरेक्शन में बताऊंगा। अगर मेरे को कोई गड्ढा खोदना है या कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए नीचे जाऊंगा। तो मैं जस्ट उस एरिया का डायरेक्शन बता रहा हूं कि उस डायरेक्शन को मैं किस वे में एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अगर जैसे मैं ये सरफेस है ds, ठीक है, तो अगर मैं इसका कोई एक एरिया ये ड्रॉ करूं, तो मेरा जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा मेरा ds डॉट एन कैप। ठीक है, ये जो है मेरा एरिया वेक्टर, मतलब मैंने एरिया को वेक्टर के फॉर्म में शो किया, मतलब मैंने बताया है कि उस पर्टिकुलर एरिया को मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, मतलब कि अभी मैं इसको दिखा रहा हूं कि मैं जो भी पर्टिकुलर एरिया होगा, मान लो मेरा हैंड है, ठीक है, मैं सिर्फ इसके ऊपर ही कोई चीज रख सकता हूं। तो मैं सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा हूं कि मैं इसके ऊपर के एरिया को एक्सेस कर रहा हूं, नीचे को इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, वैसे ही एरिया वेक्टर का मतलब होता है कि हम लोग किस एरिया को पर्टिकुलरली एक्सेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है, अभी तक हम लोग देखे थे एंगल, ठीक है, जो एंगल्स होते हैं, मान लो कि कोई भी ये है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूस होता है, ये एक्यूट होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हम लोग को अभी तक पता था कि एंगल्स ये होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड एंगल क्या होता है कि मान लो कि कोई एक कोनिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कि जो पार्टी हैट होता है हमारा, ठीक है, अब वो जो पार्टी हैट होता है उसके अंदर के अगर मैं पोर्शन को देखूं कि मान लो जैसे मेरे पास ये कोन है, तो इसके अंदर जो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है ये मेरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। ठीक है, ये W नहीं है, ये ओमेगा है। ठीक है, अगर मैं पूरे एक सरफेस का एक छोटा सा एंगल लूं तो उसको अपन लोग बोलते हैं डी ओमेगा। ओमेगा एक्चुअली में जो होता है वो होता है हमारा सॉलिड एंगल, मतलब सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो डी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, ये होता है ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होता है ये होती है हमारी सॉलिड एंगल की वैल्यू। ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी सॉलिड एंगल। ये जो ओमेगा है, ठीक है, ये जो ओमेगा है यही हमारा सॉलिड एंगल है। मतलब सॉलिड एंगल, जैसे हम लोग जो एंगल्स होते हैं उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे जो सॉलिड एंगल होता है उसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास, वो थी हम लोग अभी तक देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि वो एरिया, ठीक है, या वो एंटायर एरिया जहां पे हम लोग उस पर्टिकुलर चार्ज, अगर मान लो मैं कोई एक चार्ज रख रहा हूं यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर रीजन या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे मैं इस चार्ज के फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकता हूं, मतलब कि इस चार्ज के इस चार्ज का ये पूरा फील्ड है, तो मैं इसके किसी भी पॉइंट में अगर मैं जाके फील्ड देखूंगा, मतलब कि मैं इस कहीं पे भी एक कोई टेस्ट चार्ज रखा तो ये जो चार्ज है ये उस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर मैं इसके बाहर जाऊंगा तो ये फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पर्टिकुलरली एक लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो फील्ड है ये कहीं भी ऐसे 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 ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो पर्टिकुलरली जो जिस लाइन में या जिस पाथ में ट्रेवल करता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्या होती है कि मान लो कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में ये कुछ ऐसी लाइंस आएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब कि ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ जो अपनी जो फोर्सेस को ट्रांसफर करता है, वो जो लाइंस होती है जिस लाइन के थ्रू ये ट्रांसफर करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो होती है ये भी हमारी दो टाइप की होती है। ठीक है, या फिर एक तो होती है पैरेलल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। ठीक है, पैरेलल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब कि जो भी लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी हमारी, ये एक दूसरे से क्या होगी, इक्विडिस्टेंट होगी। इक्विडिस्टेंट होगी। और पैरेलल का मतलब होता है कि ये आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर पैरेलल मैं बोल रहा हूं मतलब ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और जैसा कि हम लोग को इसी से समझ में आ रहा है कि दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन पैरेलल, नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब कि ये जो लाइंस होगी ये कुछ ऐसी ऐसे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये जो होगी ये आपस में यूनिफॉर्म ना, इनका कोई स्ट्रक्चर मतलब इसका जो पाथ रहेगा ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। मतलब इसमें अगर देखूं तो ये पूरी एक जैसी, ये पूरी एक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये दो डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। अब देखो एक इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फील्ड लाइंस तो हम लोग ने पढ़ ली, लेकिन फ्लक्स क्या होता है। देखो फ्लक्स मतलब होता है कि अगर मान लो कि कोई एक मैंने क्लोज्ड सरफेस ले लिया, ठीक है, ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर कर लिया। ठीक है, मान लो कि मेरी फील्ड लाइंस जा रही है, मैंने यहाँ पे कोई एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर कर लिया। अब इस क्लोज्ड सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। मान लो कि ये जो मेरा क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो ये जो होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी नंबर ऑफ कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है इससे, यही होती है मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब फ्लक्स मतलब कि जितनी लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेगी, मतलब मान लो कि लाइंस आ रही है तो कुछ हो सकता है जो यहाँ से निकल जाए, कुछ इससे टकरा के रिटर्न आ जाए, या कुछ इधर से चले जाए। तो जो ये सब जो लाइन है इसको इग्नोर करके जितनी लाइन सिर्फ इस सरफेस के अकॉर्डिंग पास हो रही है, इस सरफेस से पास हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, फाई से। और इलेक्ट्रिक है करके हम लोग इसको क्या लिखते हैं, फाई ई, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये क्या होता है हमारा, फाई ई से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। जो मेरा फ्लक्स होता है ये मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। ई हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस जो होता है मेरा सरफेस। ये जो सरफेस, मान लो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट को मैं अगर इस पॉइंट में देखूं तो मेरा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मतलब कि इस पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, तो वो मेरा सरफेस होता है, सरफेस एरिया। और जो ई होता है मेरा, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ई। तो मेरे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कर दूंगा सरफेस इंटीग्रेशन। मैं मतलब एक सरफेस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब इस सरफेस के पूरा इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और पैरेलल या नॉन पैरेलल, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल। इससे रिलेटेड हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम इस पूरे जो यूनिट है, इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर आज तक सीबीएसई का नहीं बना है। मतलब अगर सीबीएसई का कोई क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो या कोई भी, सीबीएसई अगर बना रहा है तो उसमें गॉस थ्योरम जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गॉस थ्योरम में हम लोग सबसे पहले गॉस थ्योरम देखेंगे, फिर गॉस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस क्या होता है, उसके बाद उसके 3 एप्लीकेशन है। अब हम लोग ने सब चीज तो पढ़ ली है, लेकिन उसका यूज भी तो होना चाहिए ना, तो उसका जो एप्लीकेशन है हम लोग अब देखेंगे। उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि गॉस थ्योरम की जो 3 एप्लीकेशंस है वो भी देखेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग का आएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा गॉस थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। अभी तक हम लोग ने देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और हम लोग ने पिछले वीडियोस में जैसे देखे थे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, और भी जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। गॉस जो एक साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने बताया था कि हमको कोई एक क्लोज सरफेस है, उससे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स तो हमको पता चल गया, लेकिन अगर कोई एक क्लोज सरफेस है उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो सकता है, ठीक है, तो वो हमको किसने बताए थे, गॉस ने बताए थे, ठीक है। गॉस ने क्या बोले थे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ठीक है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस और उसका 1/ε0 टाइम्स, मतलब टोटल चार्ज, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस, ठीक है। क्या बोले थे गॉस ने हमको, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी closed surface is 1/ε0 times the total charge present on that सरफेस, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट भी देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, फिर इसका देखेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है। जो गॉस थ्योरम का प्रूफ है वो काफी इजी सा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गॉस थ्योरम का प्रूफ है उसमें हमको गॉस ने क्या बोला था कि मान लो कि मैंने एक कोई सर्कुलर सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब मैंने सर्कुलर सरफेस कंसीडर कर लिया, मान लो कि मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इसके सेंटर पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा,
ये ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे मेरा कोई एक चार्ज प्रेजेंट था Q। अब यहाँ पे जो मेरी होगी ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि होगी हमारे बाहर की तरफ, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया हूँ, ठीक है, जो कि है मेरा P, और इस पॉइंट का जो एरिया है, मतलब इस छोटा सा जो पॉइंट है उस स्पीयर में, स्पीयर है ये, सर्कुलर नहीं है, ठीक है, इस स्पीयर का जो छोटा सा पॉइंट मैंने कंसीडर किया हूँ उतने पॉइंट का एरिया मेरा कितना है, ds, ठीक है। तो हमको गॉस थ्योरम प्रूफ करना है, तो हम लोग को सबसे पहले ये डायग्राम समझना पड़ेगा कि मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में मेरा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इसके आउटर मोस्ट पार्ट में मैंने एक छोटा सा एरिया, एक पॉइंट कंसीडर किया हूं जिसका एरिया कितना है मेरा ds, ये जो पॉइंट है मेरा P है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मेरी वो कितनी है, E है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो होगी मेरी ये क्या होगी, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किसके फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में, तो हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा ये Q/R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ R, ठीक है। ये था मेरा वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इतना तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग को आना क्या, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग ने जैसे पढ़े पिछले उसमें, फ्लक्स क्या होता है हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब मेरा E मेरे को पता है 1/4, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और ये होता है, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म में मैं जब इसको चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E डॉट ds cos थीटा, ठीक है। ये क्या हुआ मेरा, E डॉट ds cos थीटा। अब जो cos थीटा है मेरा, मैं इसी लाइन में फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो मतलब इसके और इसके बीच में कोई एंगल है क्या, नहीं, दोनों पैरेलल पॉइंट्स है, मतलब चार्ज और ये जो पॉइंट है मेरा इसके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो मेरा जो cos थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, cos 0 कितना होता है, 1, सिंस cos 0 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया मेरा, E डॉट ds। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, E, ये क्या हो जाएगा मेरा, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा ds, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ds। अब क्या होगा कि ये जो मेरा जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये पूरा मेरा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पूरा टर्म जो है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगी क्योंकि चार्ज भी वही है और सरफेस भी वही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी मेरी, कांस्टेंट होगी। तो ये जो टर्म है ये पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे, सिर्फ ds, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब क्या है मेरा, ये स्फीयर है, स्फीयर में अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट लूं और उसको पूरे सरफेस को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो कि होता है हमारा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा होता है 4 पाई R स्क्वायर। ये जो R स्क्वायर है और ये R स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई और 4 पाई। लेकिन इसको कभी भी कैंसिल करके नहीं दिखाना है आपको, मतलब कि ये कभी भी ऐसे
कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली लिख देते हैं कि फ्लक्स कितना होगा मेरा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया मेरा। लेकिन हम लोग कभी भी इस यूनिट को ऐसे काट के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सिंपली इसके नीचे इसको लिख देते हैं, लेकिन इसको कभी कट नहीं करना, क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये पूरी एक वैल्यू होती है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है पूरी एक वैल्यू होती है, उसको कभी भी कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा मेरा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो था हमारा, ये था गॉस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, देखेंगे कि क्या होता है गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ समझ लिया, उसका प्रूफ देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। ठीक है, गॉसियन सरफेस जो होता है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि गॉस ने क्या बोला कि मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ऐसा कोई मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे मैंने चार्जेस दे दिए। ठीक है, ये सब यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, डजेंट मैटर्स। अगर ये गॉसियन सरफेस है मेरे पास, और क्या बोलते हैं, मेरे पास ये सरफेस है। अब इस सरफेस से मेरे को कोई तो ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मान लो कि जैसे हम लोग किसी सिटी में मूव करते हैं, तो ये एक सेंट्रल एवेन्यू रोड होता है। ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रल एवेन्यू क्यों बोलते हैं कि यहां से अगर मैं इधर किसी पॉइंट में गया, ठीक है, मान लो कि मैंने यहां से मैंने 550 मीटर्स के डिस्टेंस पे मैं गया। अब मैं इसके जिस भी पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं मूव किया, तो यहां से हर पॉइंट हर डिस्टेंस 50 मीटर्स होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एवेन्यू बोलते हैं। वैसे ही जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस हमको क्या चीज के लिए हेल्प किया था कि मान लो कोई सरफेस है, तो मैं इस सरफेस के अकॉर्डिंग मैं कोई ऐसा सरफेस अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है। अब ये है, तो ये जो लाइन है, ये एक लाइन एलिमेंट है। ठीक है, ये एक सिंपली एक लाइन है। मान लो कि एक थ्रेड है, उसको थ्रेड को मैंने किसी एक ऐसे फॉर्म में रख दिया हूं, तो ये जो ऊपर का जो सरफेस है मेरा, ये जो सरफेस जो मैंने कंसीडर किया है, इसके हर एक पॉइंट पे मैं यहां से अगर इधर गया तो भी और इधर गया तो भी, ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ये वाला जो सरफेस है इधर से 30 मीटर है, इधर से 10 मीटर है, ऐसा नहीं, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूंगा, कि मतलब मैं इस सरफेस के इस पॉइंट पे लूं, इस पॉइंट पे लूं, इस पॉइंट पे लूं, इस पॉइंट पे लूं, किसी भी पॉइंट में अगर इस सरफेस में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस में अगर मैं बात करूं, उस सरफेस के मैं किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखा, ठीक है, तो वो क्या होगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मान लो कि मैं यहां से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और इधर देखा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो दोनों क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी या फिर इक्वल होगी। मतलब मैं इस पॉइंट में देखूंगा या इस पॉइंट में देखूंगा, दोनों सेम होगी। वैसे ही अगर मैं इसमें इधर देखा या इधर देखा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये जो है मेरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, ये जो है मेरा ये एक सिलेंड्रिकल पाइप टाइप का है। मैंने उसको जो भी मेरा लाइन एलिमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको मोल्ड कर दिया है। ठीक है, अगर ये मेरा स्ट्रेट होता, ठीक है, अगर ये मेरा स्ट्रेट है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा। ये मेरा क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें अगर मैं देखूं, ये मेरा मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन एलिमेंट है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि इधर पे और इधर पे ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूं, मतलब कि अब ये तो पूरा सिलेंड्रिकल है, तो बाहर के मैं किसी भी पॉइंट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूंगा, जो कि होती है हमारी E,
ठीक है, तो वो हर एक पॉइंट में यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, एक जैसी होगी। तो ये हमको किसने बताया था? गॉस ने बताया था, और इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये था हमारा गॉसियन सरफेस। और अभी भी याद रखना कि जो मेरा फ्लक्स है, ठीक है, ये अभी भी मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मेरा इतना ही होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और ये जो होगा ये मेरा क्या होगा? गॉसियन सरफेस होगा, जहां पे उस सरफेस के हर एक पॉइंट में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मेरी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे हम लोग? गॉस जो थ्योरम था, ठीक है, अब ये भी समझ ली, गॉस थ्योरम भी समझ लिए, लाइन एलिमेंट भी हमको पता है, सब चीज पता है। ठीक है, हमको गॉस थ्योरम से ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, सब कुछ पता है। अब इसका हमारे पास कुछ एप्लीकेशन तो होना चाहिए, कोई यूज तो होना चाहिए ना, करके तो हमने इतना सब कुछ पढ़े हैं। तो अब जो आएंगे हम लोग वो देखेंगे, हम लोग गॉस जो थ्योरम था उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ये जो गॉस थ्योरम था हमारा, जो गॉसियन सरफेस है, और ये सब चीजों को हम लोग यूज करके थोड़ा थोड़ा सबका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज जो देखेंगे हम लोग वो हमारा क्या रहेगा? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, इसके 3 एप्लीकेशन है, एक मैं बता देता हूं। जो सबसे पहला था हमारा, एक ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला ही होगा। ठीक है, एक लाइन में अगर मेरे पूरे चार्जेस अलाइंड है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होगा इनफाइनाइट प्लेन शीट है अगर मेरी यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, एक कोई प्लेन शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक ये होगा। और जो तीसरा होगा मेरा वो होगा मेरा स्फीयरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल मतलब कि समझ लो कि कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल के शेप का मैंने कोई एक स्फेरिकल सरफेस लिया है जो कि चार्ज हो सकता है, या वो मेटेलिक स्फीयर होगा। ठीक है, तो वो एक होगा। 3 टाइप का हमारा एप्लीकेशन है, ये वाला और ये वाला। तो ये था, ये 3 हमको एप्लीकेशन अभी आगे देखना है, और ये था हमारा गॉसियन सरफेस। अब जो देखेंगे हम लोग वो था, देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारा कि अगर मेरे पास कोई एक लीनियर चार्ज सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, लीनियर चार्ज सिस्टम है, तो इसके अबाउट अगर मैं इसमें अगर मैं किसी पॉइंट में, इसके आसपास अगर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूं तो वो क्या होगी? ठीक है, तो ये क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज सिस्टम। ठीक है, अगर कोई लीनियर चार्ज सिस्टम है, इसके थ्रू मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मैंने कंसीडर किया है एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने सिर्फ इसीलिए कंसीडर किया है क्योंकि मैं कोई भी और सरफेस अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वो मेरे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके दोनों तरफ नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, जो कि होगा मेरा इससे बाहर के तरफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर किया है जो कि है मेरा ds। ठीक है, अब जो मेरा फ्लक्स होता है वो क्या होता है मेरा? E डॉट ds। ठीक है, ये जो होता है मेरा क्या होता है? E डॉट ds। अब जब मैं इसको वेक्टर से स्केलर में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? E डॉट ds, ये सरफेस इंटीग्रल रहेगा, E डॉट ds cos थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन एलिमेंट और इसके बीच में अगर मैं कोई एंगल फाइंड करूं तो मेरे को कोई एंगल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, लाइन एलिमेंट है और ये सरफेस है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इसमें मेरे को कोई भी एंगल नहीं देखने मिलेगा। तो थीटा जब 0 होता है, कॉस थीटा 0 होता है तो क्या हो जाता है? 1।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस इंटू 1, ठीक है, सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। cos 0 क्यों आया, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो ये थ्रू आउट सेम रहेगा, और ये जो रहेगा ये लीनियर एलिमेंट है, तो ये भी सेम रहेगा, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं मिलेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ही नहीं। तो cos थीटा जो हमारा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया, हमारी वैल्यू क्या हो गई, टोटल 1 हो गई, ठीक है। तो अब क्या बचेगा मेरा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। ये जो मेरा आ रहा था क्या आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसको मैं बाहर कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ds होगा, ठीक है। अब मेरा क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ मेरे को ds करना है, मतलब ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो इसके टोटल सरफेस में होंगे उसको मेरे को ज्वाइन करना है। तो मैं पूरा ज्वाइन करूंगा तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया मिले रहेगा वही मेरे को मिलेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर एल, ठीक है। Since integration of ds is curved surface area of, ठीक है। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा मेरा वो क्या आएगा, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, अभी फ्लक्स आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब मेरे को गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमको क्या पता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो फाई होता है, वो क्या होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो कि ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरे को दोनों में क्या दिख रहा है, फ्लक्स दिख रहा है, और ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और ये वाला जो होगा ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, तो मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो मेरा पूरा टर्म है, अगर मैं इसको यहाँ पे ला लूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये E फाइंड हो जाएगा, मेरे को जो निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो Q बाई एल होता है मेरा, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, Q बाई एल। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हम लोग जैसे पिछली वीडियो में देखे थे, लैम्डा क्या होता है हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q बाई एल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये Q है, ये L है। तो अब मैं E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमको इसका आगे भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, जो E होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज सिस्टम, अगर मैं बोलूं तो वो क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा हमारा क्या होता है, Q अपॉन L, ठीक है। तो ये जो टोटल जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही मेरा क्या बताते हैं, मेरे को लीनियर चार्ज सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग बता सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज सिस्टम हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने गॉस थ्योरम के थ्रू हम लोग ने गॉसियन सरफेस इसमें कंसीडर किया। उसके बाद हम लोग को फ्लक्स पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना होता है,
होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। हम लोग ने इसके बीच में एंगल फाइंड किया, कोई एंगल नहीं है क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है दोनों के बीच में, तो थीटा कितना हो गया मेरा 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया ई डॉट डी एस, ई कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस होता है हमारा 2 पाई आर एल, और फिर हमको अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमको पता है फ्लक्स कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। मतलब ये दोनों इक्वेशन को जब मैंने कंपेयर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, मिस हो गया था, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों के अकॉर्डिंग देखूं तो e इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो e मेरा क्या हो गया q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब जब मेरे को पता है लैम्डा इक्वल टू q अपॉन एल होता है, तो q अपॉन एल को मैंने लैम्डा पुट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी कितनी आई, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो था मेरा, ये था गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज सिस्टम, ठीक है। अब जो सेकंड होगा वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर मैं कोई एक प्लेन शीट है उसको यूनिफॉर्मली अगर चार्ज कर दूं, मतलब एक कोई बहुत लॉन्ग शीट है, ठीक है, देखो ये जो मेरा है लीनियर चार्ज सिस्टम है, मैं इसको बोलूंगा इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, मतलब कि इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत लॉन्ग हो सकती है, मैं उसको कैलकुलेट भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे को उतने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि मैं अब ये जितना लंबा जाएगा मैं उतना लंबा गॉसियन सरफेस को लेके जाऊंगा और मैं टोटल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं भी फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब अब कितना लंबा है उससे हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई वायर है, कोई वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो अगर मेरे को करंट मेजर करना है इस दोनों वायर में, तो मेरे को सिर्फ एक पोर्शन में अगर मैं रखा एमीटर अपना और मैंने यहाँ पे रख के सिर्फ टच किया, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें कितना करंट है। अब मेरे को उसके लिए पूरे वायर में एक एक पॉइंट में जाके करंट मेजर करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग इतने से पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लिए, अब इसको जितना लंबा ले जाओगे उतने लंबे हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो मेरी इतनी ही होगी, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज सिस्टम, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है, ये था मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब जो हम लोग देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज मतलब कि मैंने कोई एक इनफाइनाइट प्लेन शीट, मैंने कोई एक इनफाइनाइट प्लेन शीट को कंसीडर किया है, इसमें मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इस पॉइंट का जो एरिया है वो मेरा है ds, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा। गॉसियन सरफेस अगेन मेरा अभी भी सिलेंड्रिकल ही है, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो मेरी क्या होगी, ये होगी, ओके। अब जो ये मेरा ds है ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अब जो मेरा जो फ्लक्स होता है मेरा, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ओके। लेकिन बात क्या आती है कि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो मेरे को तो दोनों तरफ का देखना पड़ेगा, तो मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, होगा यही। लेकिन इधर हो चाहे इधर हो, मैंने बताया था कि जो हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई डॉट डी एस, 2 लाइन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब ये अगेन मैं इसका वेक्टर फॉर्म से अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा आ गया। अब
मैं पॉइंट भी यही कंसीडर कर रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यही फाइंड कर रहा हूं, तो मेरा एंगल बनेगा कोई नहीं बनेगा। तो ये थीटा क्या हो जाएगा मेरा 0 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। और ये कैसा होगा मेरा सरफेस इंटीग्रल होगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। सिंस cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हो गया। अब क्या होगा, ई जो है मेरा ये कांस्टेंट है और सिर्फ अंदर क्या बचेगा मेरा डी एस, 2e इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब हम लोग को मैंने पॉइंट ही कंसीडर किया हूं, तो ये जो पूरा टोटल जो सरफेस है इसका टोटल एरिया मेरा कितना हो सकता है एस, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, कैसा है, मेरे को कुछ नहीं पता। तो हम लोग इसका जो टोटल एरिया है उसको एस ले लेंगे। जो भी होगा वो बाद में, अगर मान लो कि बाद में जब हम लोग प्रैक्टिकली जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर मान लो वो रेक्टेंगुलर होगा तो हम लोग इसको रेक्टेंगुलर लेंगे, उसका लेंथ और ब्रेड्थ हमको पता होगा। या फिर अगर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर जो होगा उसका भी हमको पता चल जाएगा, तो हम लोग उस हिसाब से ले लेंगे। अभी हम लोग इस एरिया को क्या ले रहे हैं एस, तो क्या हो जाएगा 2ES, ठीक है 2ES सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s। यहां तक समझ में आ गया। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या बोला था गॉस ने हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसको कभी नहीं भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लक्स क्या होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा तो काम ही आसान हो गया, ये बन गया मेरा इक्वेशन 1, ये बन गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। अब मेरा इक्वेशन 1 भी पता है, इक्वेशन 2 भी पता है, बस क्या करूंगा मैं दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों भाई भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2ES इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है E, ठीक है। तो E क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यही फाइंड करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो मेरा E क्या हो जाएगा Q/2S एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन Q/S क्या होता है हमारा सिग्मा होता है, Q/S जो होता है वो मेरा क्या होता है सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/S, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखे थे, ठीक है। वो क्या होता है Q/S होता है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं डिनोट किससे करता हूँ सिग्मा से डिनोट करता हूँ। तो मेरा E क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अगर ये मेरे पूरी शीट जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इसका कंडीशन यही है कि यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब ये होता है कि एक जैसे ही चार्जेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा नहीं। पूरे जो चार्जेस होने चाहिए वो एक जैसे होना चाहिए। तो अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसके इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूं तो वो मेरा क्या होगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है मेरा Q अपॉन S, ठीक है। तो मैं इससे क्या फाइंड कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये था हमारा सेकंड एप्लीकेशन। पहला क्या था हमारा लीनियर चार्ज सिस्टम था, दूसरा है हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और जो हमारा थर्ड है वो है हमारा स्फीयरिकल शेल। अगर मेरे पास कोई एक स्फीयरिकल शेल है जो कि मेरा कोई मेटल से बना हुआ है, ठीक है, तो स्फीयरिकल शेल के 3 पोजीशन है हमारे, ठीक है, छोटे छोटे से 3 पोजीशन है, ठीक है, उसके 3 छोटे छोटे डेरिवेशन है। अगर मैं इसके किसी बाहर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करता हूं तो कितनी होगी, इसके सरफेस पे अगर मैं रखता हूं तो कितनी होगी, और मैं अगर अंदर कोई एक पॉइंट लेता हूं,
ठीक है, या फिर सेंटर में लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये मेरे 3 पोजीशन है जिसको मेरे को अब नेक्स्ट अभी जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे ये वाला स्फेरिकल शेल वाला। हम लोग देखेंगे इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये हमारा गॉस थ्योरम का भी लास्ट एप्लीकेशन है और पूरे यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल शेल क्या होता है। स्फेरिकल शेल होता है कि अगर मान लो कोई मेटेलिक स्पीयर है, स्फेरिकल बॉल जैसा है, अगर मैं इसके ऊपर चार्जेस दूं, ठीक है, अगर मैं इसको चार्ज कर दूं तो मतलब इसके ऊपर मैंने चार्जेस दे दिए, ठीक है, ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है मेरा। ठीक है, ये पूरा मेरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब अगर मैं इसके आसपास या इसके सरफेस पे या कहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूं तो वो क्या होगी, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर मान लो कि इसका रेडियस जो है वो है हमारा कैपिटल R। ठीक है, जो मेरा कैपिटल R है ये इसका क्या है, रेडियस है। अब मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया है P। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, मैंने गॉसियन सरफेस अब कैसा कंसीडर किया है, स्फेरिकल, क्योंकि अगर मैं सिलेंड्रिकल करूंगा तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे नहीं दे पाएगा। तो मैंने क्या कंसीडर किया है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट है ये P है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है मेरा ये है स्मॉल r। अब मैं इसी पॉइंट में मेरा क्या है, E, जो कि है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसका जो रेडियस है ये r है, ये r है, और मैंने जो पॉइंट कंसीडर किया है इसका एरिया है मेरा ds। ठीक है, तो जो मेरा फ्लक्स होता है वो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं कि इस सरफेस के बाहर में अगर कोई पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई बाहर एक मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो उसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो क्या हो जाएगा E डॉट ds। ठीक है, फिर अगेन वही होगा कि इस पॉइंट, इस सरफेस और इस पॉइंट के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो क्या हो जाएगा E डॉट ds cos थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, क्योंकि थीटा 0 है हमारा, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, क्योंकि थीटा मेरा क्या है यहाँ पे 0, इस सरफेस और इस पॉइंट के बीच में कोई भी मेरा एंगल नहीं बन रहा है, तो ये मेरा क्या होगा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरा E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा ds। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब कि इस पॉइंट को अगर मैं पूरा ज्वाइन करूंगा तो ये पूरे स्फेरिकल शेल का जो टोटल सरफेस एरिया है मेरा वही मेरे को मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मेरा क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, जो कि होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरा क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक मेरा मिल गया ये मेरे को 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमको क्या बोलते हैं, फ्लक्स जो होता है वो होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था मेरा मान लो इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करूंगा क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो मेरा कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, ये क्या होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल। ठीक है, ये मेरा पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल। ठीक है, वह पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल, जब शेल के बाहर अगर किसी पॉइंट में अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट देख रहा हूं तो वहां पे क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पॉइंट बाहर है। अब बात आती है कि जब ये जो पॉइंट है मेरा सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा स्फेरिकल शेल है। ठीक है, ये सेंटर है इसका, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब जो मेरा ये जो कैपिटल आर है, यही मेरा क्या है, जो गॉसियन सरफेस है, मेरा गॉसियन सरफेस भी मैंने यहीं पे कंसीडर किया, ds है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बाहर की तरफ, जो कि होगा हमारा E, और मेरा ये रेडियस है R। ठीक है, तो ये जो पूरा जो सिस्टम होगा ये मेरा सेम होगा, बस जो मेरा ds है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये R जो था ये मेरा गॉसियन सरफेस तक का R था, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस और ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds कॉस थीटा। ठीक है, थीटा, अब मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी यही है और मेरा सरफेस भी यही है, तो अगेन मेरा कोई एंगल नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, E मेरा कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, थीटा मेरा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा फाई मेरा कितना हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब वही होगा, कितना होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्मॉल r, मतलब ये जो R था मेरा, मैंने कहाँ तक के सेंटर से लेके उस सरफेस तक का पॉइंट कंसीडर किया था। यहाँ पे मेरा सरफेस भी यही है और शेल भी मेरा यही है, तो मेरा क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हमको अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमको पता है क्या होता है, पाई होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था मेरा इक्वेशन 1, ये था मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब मैं ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा मेरा क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो था मेरा, ये था मेरा फर्स्ट, जब मेरा पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल, जब ऑन द सरफेस, और जो ये जो था मेरा और जो मेरा लास्ट जो केस है वो क्या है मेरा, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द इनसाइड द सरफेस। ठीक है, इनसाइड शेल। ठीक है, अब मान लो कि मेरा स्पेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर ये एक पॉइंट है, इसका रेडियस अगेन R है, अगर मैं इसके अंदर में अगर कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है,
ये मेरा गॉसियन सरफेस होगा। याद रखना कभी भी हम लोग जब चार्ज करते हैं किसी भी कंडक्टर को, अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है, हम लोग ने इसमें चार्जेस दिए, तो चार्जेस जो रहते हैं वो हमेशा हमारे सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, कभी भी अंदर चार्जेस नहीं होते। अगर अंदर चार्जेस नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर जो होती है वो कितनी होती है, 0। E इक्वल्स टू, ठीक है। 3 केस था हमारा। सबसे पहला क्या था हमारा, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल, अगर पॉइंट आउटसाइड द शेल है तो हमारा सेम डेरिवेशन था, क्या था उसमें, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जो सेकंड था हमारा व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, तब क्या था, सेम डेरिवेशन था, बस उसमें क्या था हमारा E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R का होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। और जो लास्ट केस था हमारा व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल, जब इनसाइड द शेल आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी बॉडी को या सरफेस को चार्ज देते हैं हम लोग, तो वो हमेशा उसके सरफेस पे रहता है, अंदर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो था हमारा, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये खत्म होता है। इसका जो लास्ट टॉपिक था ये था हमारा गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम में हम लोग ने गॉस थ्योरम देखे, उसका प्रूफ देखे, उसके 3 एप्लीकेशन देखे और गॉसियन सरफेस क्या होता है देखे। तो यहाँ खत्म होता है हमारा फर्स्ट यूनिट जो कि था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए इंडियन मेंटर्स यूट्यूब चैनल के साथ। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तब तक करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।